नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अस्ताचल। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज सुनिए अस्ताचल। सुबह सवेरे उठकर नीचे आई तो देखा रसोई में बाप बेटी की महफिल जमी हुई है। ऑमलेट की एक पूरी थक्की बीच में रखी हुई है और हाथ में चाय के प्याले लेकर खड़े खड़े ही नाश्ता हो रहा है। और लीजिए ना पापा प्लीज़, चित्रा लड़िया कर कह रही थी। ना बेटे अब नहीं। क्यों, अच्छे नहीं बने क्या? अच्छे क्या, बल्कि बहुत अच्छे बने हैं, पर अब मैं पहले की तरह उतना थोड़े ही खा पाता हूँ बेटे, बूढ़ा जो हो गया हूँ। फिर आपने वैसी गंदी बात की। जाओ, हम आपसे नहीं बोलेंगे, चित्रा ने मुंह फुलाकर कहा। उस समय वह बिल्कुल नन्ही चित्रा बन गई थी। उसे अपनी स्निग्ध दृष्टि से नहलाते हुए उसके पापा का कंठस्वर तरल हो आया। इतना लाड़ मत किया कर बाप का, चली जाती है तो फिर इतना सोना लगता है तो भेजते ही क्यों हैं हमें वहाँ, उसने पापा की छाती में अपना मुँह छुपाते हुए कहा। वे एक हाथ में चाय की प्याली थामे उसे थपकियाते रहे। रसोई के दरवाजे में खड़ी मैं यह सब नाटक देख रही थी। यह बेवजह की भावुकता मुझसे जरा बर्दाश्त नहीं होती। इच्छा तो हुई कि चित्रा को एक डांट पिलाने की, पर शादीशुदा लड़की से एकदम कुछ कहा भी तो नहीं जाता। जबान अपने आप रुक जाती है। किसी तरह अपने को संयत कर मैंने किचन में पाँव रखा। यह सुबह सुबह क्या खटर पटर शुरू कर दी तुम लोगों ने? 4 दिन के लिए आई है तो क्या ढंग से आराम भी नहीं किया जाता तुझसे चित्रा? लाख कोशिश करने पर भी आवाज़ थोड़ी कठोर हो ही गई थी। वे लोग बुरी तरह चौंक गए। इनकी तो चाय ही कमीज पर छलक गई। चाय नाश्ता सब कुछ तैयार हो गया। मम्मी की तो आजकल कोई ज़रूरत ही नहीं है ना? मेरे तिक्त स्वर को अनसुना कर चित्रा ने कहा, पापा कमीज उतार दीजिए प्लीज़, देर हो जाएगी तो दाग नहीं छूट पाएगा। और कमीज़ लेकर वह बाथरूम की ओर भाग गई। चाय लोगी? मैंने चौंक कर देखा। एकदम निर्लिप्त चेहरा लिए ये गैस के पास खड़े थे। इतना गुस्सा आया। वहाँ तो वह बुढ़ाऊ है ही, आप भी यहाँ इतनी जल्दी उठकर उसे परेशान क्यों करते हैं? मेरी जल्दी उठने की आदत आज की तो नहीं है, लेकिन यह महारानी तो कभी 8 से पहले बिस्तर के नीचे पाँव नहीं देती थी। पता नहीं इसके ससुर जी को सुबह 4 बजे उठकर कौन सा मंत्र सिद्ध करना होता है। 6 महीनों में लड़की को पूरी गृहस्थिन बनाकर रख दिया है। इसमें बुराई क्या है? इन्होंने हमेशा की तरह 2 टूक उत्तर दिया। मैं फिर कुछ कड़वी सी बात कहना चाह रही थी कि मम्मी चाय की आवाज़ लगाता हुआ शिरीष दनादन सीढ़ियाँ उतर आया। वे चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने किचन गार्डन में खिसक गए। पापा ले चुके? उसने अपना कप उठाते हुए कहा। कब से? आज उनकी लाडली है ना यहाँ, वही बनाकर दे देती है, मैंने खींच भरे स्वर में कहा। ये मैडम चिन चू बड़ी समझदार होती जा रही हैं आजकल, मिलिट्री डिसिप्लिन में पल रही है ना। चलो अच्छा है, अच्छा खाना बनाने लगी है। यह ऑमलेट उसी ने बनाया है ना? गुड। बस यही सब तो करेगी अब। पढ़ना लिखना तो सब चूल्हे में जा रहा है। 1 ही साल रह गया है एमए का। कितना कहा यहीं ज्वाइन कर ले, पर उसे तो घर की फिक्र लग गई है। यह नहीं थी तब भी तो कोई वहाँ करता ही होगा। देख लेना तू, यह लड़की सारी ज़िंदगी एमए नहीं कर पाएगी। जाने तो मम्मी, हम क्यों सिर दर्द लें? शादी तो हो ही गई है। अब उसका मियाँ चाहे पढ़ाए चाहे घर में रखे, हमें क्या? हाँ तुम्हें क्या, जैसा बाप वैसा बेटा। ओह गॉड, 7 बज गए, आई मस्ट गेट गोइंग, कहता हुआ वह बाथरूम की ओर लपका और मैं वहीं बुत बनी खड़ी रही। बाथरूम से आती चित्रा की चीखों ने मेरी समाधि भंग की। जाकर देखा, ठंडे पानी से सराबोर चित्रा खड़ी खड़ी काँप रही है। कंधे पर पापा की धुली कमीज़ है और शिरीष नील से पुता चेहरा लेकर उसका मुँह चिढ़ा रहा है। यह क्या बेवकूफ़ी है? बीमार पड़ने का इरादा है क्या? मैंने चित्रा को बाहर खींचते हुए कहा, पर चाह कर भी आवाज़ में सख्ती न ला सकी।
वह दृश्य ही ऐसा था। शिरीष ने गाना शुरू किया। डॉक्टर देखो भली प्रकार, मेरी गुड़िया पड़ी बीमार। मेरे हाथ से छूटकर चित्रा फिर उसकी ओर लपकी, पर उसने फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। यह क्या बदतमीजी है शिरीष, अभी उसका हाथ जो आ जाता। उत्तर में उसकी बेसुरी ताने सुनाई देती रहीं। बच्चे छोटे थे तब इस तरह के हंगामों से मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, पर अब तो जैसे इस शोर शराबे के लिए तरस कर रह गई हूँ। अब तो वह बात भुलाए नहीं भूलती कि यह सारी रौनक चित्रा के साथ विदा हो जाएगी। शिरीष तो धूमकेतु है, आएगा तो घर में 5-10 की टोली लेकर ही दाखिल होगा, नहीं तो पूरे पूरे दिन गायब रहेगा। कल की मेजर साहब की चिट्ठी के साथ ही उसके जाने का एहसास एक बोझ सा मन पर आ बैठा है। बोझ इसलिए कि मुझे मालूम है चित्रा के जाते ही हम तीनों द्वीपों की शक्ल में बट जाएंगे, घर एकदम सूना हो जाएगा। वह पहली बार ससुराल गई थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक तो घर में ढेर सारे मेहमान थे, समेटने को ढेर सारे काम थे, फिर हर आने जाने वाले को एल्बम दिखाने में, उसके मुंह से शादी की, दहेज की, दामाद की तारीफ सुनने में दिन कहाँ उड़ जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब तो जैसे सारा उत्साह ही टूट गया है। फिर भी बेटी की विदा ही होती है। ऊपर अपने कमरे में आकर मैंने पेन संभाला और लिस्ट बनाने बैठ गई। कागज़ के लिए दराज खोली तो चित्रा के ससुर की, मेजर साहब की चिट्ठी हाथ आ गई। उसे दोबारा पढ़ते हुए एक ही वाक्य बार बार मन में चक्कर काटता रहा। बहू को अब जल्दी भेज दें तो अच्छा हो, अशोक का जी इन दिनों ठीक नहीं रहता। इसी एक बात पर कितना भड़क उठी थी कल मैं। असल में गुस्सा पत्र पर नहीं आया था, उन बेचारों ने तो बड़े सौम्य शब्दों में अपना मंतव्य प्रकट किया था। असल में खींच उठी थी मैं अपनी बेटी पर ही। घर जाने की कल्पना से चेहरा कैसे खिल गया था, पर अपना रोष उतारा मैंने अशोक पर। घर में 1 दर्जन लड़कियां हैं, वे देखभाल नहीं कर सकती क्या उसकी, जो इसे तलब किया है। यह कोई डॉक्टर है? ऐसा ही होता है कल्याणी, इतने सारे लोगों के बीच भी आदमी अकेला ही रह जाता है। उनके कंठ स्वर से चौंक कर मैंने देखा, चेहरा कैसा तो हो आया था। अच्छा ही हुआ जो बच्चे उस समय कहीं छिटक गए थे। रात कितनी देर तक मन में यही बात गूंजती रही थी। स्मृतियों में तैर गया था बरेली का 2 मंजिला छोटा सा मकान। ऊपर छत से लगा हुआ कमरा हम लोगों का था। गर्मी के दिनों में वहाँ बैठना दूभर हो जाता, सर्दियाँ भी बड़ी मुश्किल से कटती थीं, पर नीचे की भीड़ भाड़ से तो मुझे वह कष्ट ही सह लगता था। यूँ लगकर कभी मैं वहाँ 4 महीने से अधिक नहीं रह सकी। चित्रा के जन्म के समय तो 8 महीने यहीं माँ के पास बनी रही। तब पापा ने इनके लिए भी यहीं भोपाल में ऑफिस खोल दिया था। यह तो बहुत बाद में जाना कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहज ही में दूसरी जगह जड़ नहीं पकड़ते और अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इसीलिए उनकी यह बात रात भर मन को सालती रही थी। शायद इसीलिए सुबह से मूड इतना खराब हो रहा था। लिस्ट पूरी बनाकर मैं उठी और खिड़की से झांक कर देखा। मेरा अनुमान सही था। पाजामा और बनियान पहने ये बड़े मनोयोग से बैगन के पौधों की गुड़ाई कर रहे थे, जैसे दुनिया का सबसे ज़रूरी काम यही हो। सुनो, जरा ऊपर आ सकोगे? अनचाहे स्वर फिर कसैला हो गया था। उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा और एक अपराध बोध चेहरे पर लिए वे झटपट खड़े हो गए। मेरे पास ऊपर आए तब उनका हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। मैंने लिस्ट आगे बढ़ाते हुए कहा, चित्रू को साथ ले जाइए, उसी की पसंद से सामान आएगा तो और भी अच्छा रहेगा। वे जाने को मुड़े तो मैंने फिर कहा, सुनिए, उस दिन बतरा कह रहा था ना कि अशोक की ट्रांसफ़र यहाँ भी हो सकती है। हाँ, कह तो रहा था, तो फ़ोन करके पूछिए ना किसे टैप करना होगा। इतनी अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि चित्रू यहाँ रहे अपनी आंखों के सामने? वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर आहिस्ता से बोले, मैं क्या चाहता हूँ यह तो इस घर के लिए कोई महत्व का विषय नहीं रहा, लेकिन तुम अपनी चाहत तो पता करो ज़रा। मैं आवाक होकर उन्हें देखती रही। तुम्हारी अपनी इच्छा क्या है इसका तो पता चले। अब एकाएक तुम्हारी ममता में उफान आ गया है।
उसे एक पल भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती तुम। और कल तक तुम्हारे सिर पर जुनून सवार था उसकी शादी का। कितना रोई थी वह, पर तुम अपनी ज़िद पूरी करके ही रहीं। और अब वह बेचारी वहाँ अपने को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है तो तुम रोज़ एक हंगामा खड़ा कर देती हो। तब कहाँ गया था तुम्हारा यह प्यार, तुम्हारी ममता? उनके इस अप्रत्याशित लंबे भाषण से सिहर उठी मैं। उनकी आग्नेय दृष्टि से अपने को बचाते हुए मैंने जहर बुझे स्वर में कहा, मुझे तब एक ही डर था कि वह भी मेरी तरह कोई बेवकूफ़ी न कर बैठे। उनका तमतमाया चेहरा एकदम बुझ सा गया। चिंगारियाँ उगलने वाली आंखें म्लान हो आईं। डूबती सी आवाज़ में बोले, कल्याणी, इस एक ही बात को कितनी बार कहोगी? कितनी बार? सच तो है, कितनी बार कहा है मैंने इस एक ही बात को। हर बार कहते हुए जबान पर कांटे से उगाए हैं, पर फिर भी तृप्ति नहीं होती। कितनी विचित्र होती है मन की यह दुनिया। आज इतना हेय लगने वाला यह प्राणी किसी दिन मेरे लिए संसार का सबसे अलौकिक पुरुष था। किस श्रद्धा से, किस आस्था से अपना तन मन दे बैठी थी मैं। 2 महीने का गर्भ लेकर किस दर्प से माँ के सामने जा खड़ी हुई थी। तब हाँ करने के सिवा उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। कैसा गौरव मिश्रित उल्लास था मेरा। पर 2 बच्चों की माँ होते होते ही यह जान लिया कि जिससे मेरा विवाह हुआ है वह एक अत्यंत साधारण व्यक्ति है। भव्य दिव्य जो भी था वह मेरी कल्पना थी। यथार्थ उस कल्पना को झकझोरने वाला ही था। उस क्षण मन में एक कड़वाहट ने जन्म लिया जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी में उतर गई थी। एक झुंझलाहट, एक खींच, एक पश्चाताप, जैसे यही मेरी परिभाषा रह गई हो। मम्मी देखो हम क्या लाए हैं। मेरी विचार तंत्रा टूटी। देखा, सामान से लदी फदी चित्रू खड़ी है। लगता है सारा न्यू मार्केट खरीद लाई है तू। उसने सारा सामान फर्श पर बिखेर दिया। यह ज्योति दीदी के लिए मैक्सी का कपड़ा, यह प्रीति दीदी के लिए भोपाली पर्स। उन्होंने खास तौर से कहा था, यह कांति दीदी की गुड़िया के लिए गुड़िया, कितनी प्यारी है ना। यह एम्पोरियम में एक छड़ी मिल गई, बाबूजी कितने खुश होंगे। तू अपने लिए क्या लाई है? मेरे लिए 2-4 साड़ियाँ तुम दे तो रही हो। कहती हुई वह सारा सामान समेटकर किचन की ओर भाग गई। आजकल मिसरानी मौसी से उसकी खूब पटती है। दिन भर कॉपी में नई नई पाक विधियाँ लिखा करती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से स्वेटर के नमूने इकट्ठे कर लाई है। देवर अनूप की फरमाइश है कि भाभी स्वेटर ऐसा बुनना कि कॉलेज में एक ही नज़र आए। छोटी ननंद के लिए कहाँ कहाँ से गज़लें उतार कर लाई है। बीच वाली ननंद के पिंपल्स दूर करने के लिए पता नहीं कितने प्रकार के उपटनों की विधियाँ जुटा ली हैं उसने। इनसे समय बचता है तो अशोक को पत्र लिखने में और पत्र पढ़ने में बीत जाता है। सहेलियाँ तो हैं ही, रह जाती हैं मम्मी। सो बेचारी टुकुर टुकुर देखा करती है कि अब रानी बिटिया आएगी, 2 घड़ी मेरे पास बैठेगी, पर सब व्यर्थ। इस बार भी जाते समय मुझसे लिपट कर जार जार रोई वह। बोली, तुम उदास मत होना मम्मी, उनकी तबीयत ठीक होगी तो मैं पापा के साथ ही लौट आऊँगी। मैं चुपचाप टैक्सी में उसका सामान लदते देखती रही। एक सूटकेस लेकर आई थी और इस बार पूरे 9 नग उसके साथ थे। सिर्फ इंदौर तक का सफ़र था, फिर भी उसके पापा खुद साथ जा रहे थे और मुझे उनसे ईर्ष्या हो रही थी। उन दोनों में एक अजीब सा आंतरिक लगाव था। वह छोटी थी तब वे अक्सर कहा करते, यह तो मेरी माँ है। कई बार प्यार में उसे कमली कहकर पुकार लेते थे। मुझे यह सब कुछ जरा भी अच्छा नहीं लगता था। कभी विश्वास ही नहीं होता था कि उनकी पुराणपंथी माँ मृत्यु के 10 महीने बाद मेरी ही कोख से फिर जन्म लेंगी। लेकिन जैसे जैसे चित्रा बड़ी होती गई, पिता पर उसका अतिरिक्त दुलार देखकर लगने लगा शायद उनकी बात सच हो। पता नहीं कैसे वह नन्ही सी लड़की जान गई थी कि मामा की कोठी में यही सबसे उपेक्षित प्राणी है। सबसे ज़्यादा ममता की दरकार इसे ही है। तो क्या इसी ईर्ष्या के कारण मैंने चित्रा को 20 वर्ष की नन्ही सी आयु में ही घर से विदा कर दिया था? क्या प्रतिशोध का यह भी एक अस्त्र था? छी, यह विचार तो इससे पहले मन में कभी उठा भी नहीं। तब तो यही चिंता थी
कि परले सिरे की यह भावुक लड़की इधर उधर दिल न दे बैठे, माँ की तरह जीवन भर इसे भी अपने प्यार का स्यापा न करना पड़े। दिन तो किसी तरह मैंने इधर उधर के कामों में निकाल दिया, पर शाम को घर जैसे काटने को दौड़ने लगा। हमेशा की तरह शिरीष घर से गायब था। बहन को सी ऑफ करने की फॉर्मेलिटी निभाने के बाद उसने घर में पाँव ही नहीं रखा था। अकेले बैठे बैठे मुझे एकदम प्रभा जीजी की याद हो आई। यूँ उनके यहाँ जाना मुझे बड़ा बोर लगता था। घर में सिर्फ 2 प्राणी थे। 2 लड़कियाँ अपने अपने घर थीं। तीसरी जबलपुर में होम साइंस कॉलेज में पढ़ रही थी। इकलौता लड़का पढ़ाई के लिए जर्मनी जो गया तो वहीं का होकर रह गया। बस अब हर महीने एक मोटी रकम के साथ अपनी जर्मन पत्नी और बच्चों के फ़ोटो भेजता रहता है। उनके यहाँ जाओ तो बस यही बातें सुनने को मिलती हैं। लड़की के घर वाले का प्रमोशन हो गया। मझली की देवरानी के 2 लड़कियों पे लड़का हुआ है। छोटी परीक्षा के बाद कश्मीर जा रही है। बहू ने बनारसी साड़ी में फ़ोटो खिंचवा कर भेजी है। लगता है ये दोनों खाने पर नहीं बल्कि बच्चों के पत्रों के सहारे ही जीवित हैं। आज मुझे उन्हीं की याद आ रही थी। मैं भी आज चित्रू की बात करना चाहती थी। इसके बदले मुझे गठियावात और मोतियाबिंद की रामायण सुनना मंजूर था। मालवीय नगर की उनकी कोठी के सामने रिक्शा रुका। तब कोठी में अंधेरा था। मेरी आहट पाकर रामदयाल बाहर आया। रामदयाल उस घर का पीर, बावर्ची, भिस्ती, खबर सब कुछ था। उसने बताया कि साहब लोग बिरला मंदिर गए हैं। उसके आग्रह के बावजूद मैं मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में उस समय आरती हो रही थी। चित्रा और उसके पापा को इस मंदिर की आरती बहुत भाती है। चित्रा तो रो पड़ती है कभी कभी। मैं कभी उससे अभिभूत नहीं हो पाती, इसी से बाहर बैठी रहती हूँ। आज भी मैं बाहर के ही हनुमान जी के चबूतरे पर बैठी रही कि एकाएक शाम के धुंधलके में पास खड़ी आकृति परिचित सी लगी। शिरीष, तू? मम्मी, तुम? दोनों ने एक साथ ही कहा और फिर दोनों ही हंस पड़े। जीजी के यहाँ आई थी, मालूम हुआ वे यहाँ हैं। मैंने कहा, पर तू आज भगवान को दर्शन देने के लिए कैसे चला आया? रेणु की जिद थी सो आना ही पड़ा। रेणु कौन? हरिहर की बहन। हरिहर को तो तुम जानती हो ना? खूब जानती थी। शिरीष के जो दोस्त मुझे सख्त नापसंद थे उनमें हरिहर का नंबर सबसे ऊपर था। मंदिर के भीतर से सम्मिलित जय जयकार की एक ध्वनि सी उठी और थोड़ी ही देर में एक सांवली सी लड़की हमारी ओर आती दिखाई दी। बोर तो नहीं हुए ना? उसने आते ही अनुनय के स्वर में पूछा। बोर होने के लिए तो कटिबद्ध होकर चला था, पर सौभाग्य से मम्मी मिल गईं। उसने मेरी ओर इशारा करके कहा। रेणु ने अब मुझे देखा और एक सलज्ज मुस्कान के साथ मुझे नमस्ते करते हुए बोली, पापा जी को तो कई बार देखा, पर आपसे आज ही मुलाकात हो पाई है। उन्हें कहाँ देखा? यहीं, हर सोमवार को तो आते हैं वे यहाँ। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था। आज तो चित्रा दीदी के साथ गए हैं ना? हमारे यहाँ तो आई भी नहीं, बस वायदा भर करके रह गईं। बस एकदम ही प्रोग्राम बन गया। मैंने उस अप्रिय विषय को वहीं समाप्त करते हुए कहा। अरे भाई, प्रसाद तो दो, तब से तपस्या कर रहे हैं, शिरीष ने कहा। काहे का प्रसाद? मैंने पूछा। वो पिछले हफ्ते इनका एक्सीडेंट हुआ था ना? एक्सीडेंट? कब हुआ रे? मुझे तो पता ही ना चला। अरे कुछ नहीं मम्मी, यह तो बेवजह घबरा जाती है। बेवजह घबरा जाती है? क्या खूब। आहत स्वर में मैंने कहा, लेकिन मुझे बताना तो था। बताने जैसा कुछ होता तो तुम्हें पता नहीं चलता। इट वॉज जस्ट ए। कुछ नहीं हुआ, यह तो अपना भाग्य है, नहीं तो आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मम्मी जी, इनसे कहिए स्कूटर स्कूटर की तरह चलाया करें। ये तो उसे एरोप्लेन की तरह ले उड़ते हैं। एक तो सड़क पर इतना रश होता है, फिर ये भोपाल की सड़कें हैं, कहीं एक फरलांग भर भी तो एक सार नहीं है। उसका यह अनुनय और अधिकार भरा स्वर मुझसे नहीं झेला गया। मैंने ऊबते हुए कहा, चलूँगी मैं तो अब। रुको ना, मौसी आती ही होंगी। नहीं रे, इतना थक गई हूँ आज, अब और बोर होने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। मैं चलने को हुई तो मैंने साफ देखा रेणु ने इशारे से उसे कुछ कहा
मम्मा रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम इधर वाले गेट पर मिलना, शिरीष बोला। रहने दे, कुछ कर लूँगी। और मैं तेज़ कदमों से बाहर चली आई। सौभाग्य से रिक्शा सामने ही मिल गया। शिरीष आवाज़ ही देता रह गया और मैं बुत बनी उसमें बैठी रही। चाहा तो मैंने भी यही था कि वह मुझे घर छोड़ाए। यह प्रस्ताव उसकी ओर से आता तो मुझे खुशी होती, पर किसी के संकेत पर उसका यह ऑफ़र मुझे जहर सा लगा। कौन है यह बेहूदी लड़की? न शक्ल न सूरत, और यह गधा मेडिकल के चौथे ईयर में भी नहीं पहुंचा और इश्क बघारने लगा। घर आकर भी मेरे मन से रेणु का ख्याल नहीं उतरा। बार बार यही आश्चर्य हो रहा था, कैसा पालतू बना लिया है उसने शिरीष को। कहाँ तो यह लड़का सत्यनारायण की पूजा को भी अनदेखी करके बाहर निकल जाता था और आज वही मनोयोग से मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहा था। मुझे अधिक समय तक अकेले बैठकर सोचना नहीं पड़ा। कुछ ही देर में शिरीष का स्कूटर गेट के अंदर दाखिल हुआ। बड़ी जल्दी आ गया रे? हाँ, रेणु बोली, आज मम्मी अकेली होंगी, घर सूना लग रहा होगा। वह नहीं कहती तो शायद नहीं आता। ऐसी बात नहीं है मम्मी, पर देखो ना, इस तरह की बातें हम लोगों के दिमाग में आती ही नहीं। लड़कियां ही इन्हें अच्छी तरह सोच समझ लेती हैं। लगता है आजकल तेरे लिए सोचने समझने का काम वही करती है। वह चुप रहा। कौन है यह लड़की? कौन? रेणु? बताया तो था कि हरिहर की बहन है। और वह उठ खड़ा हुआ, जैसे मेरी इस क्रॉस एग्जामिनेशन से तंग आ गया हो। मैं थोड़ा पढ़ूंगा आज। तुम्हारी लाडली की वजह से यह पूरा महीना बिल्कुल खाली गुजरा है। उसने अपने कमरे में जाकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं देर तक बंद दरवाजे को देखती रही। शिरीष ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, बल्कि वह अप्रिय संभाषण बंद किया था जो रेणु को लेकर चल पड़ा था। रेणु जो इस दरवाजे की तरह मेरे और मेरे बेटे के बीच में आकर खड़ी हो गई थी। पर बहुत देर तक मैं उस निरीह लड़की को कोस नहीं सकी। धीरे धीरे मेरे गुस्से का उफान कम होने लगा और मैंने इस सत्य को स्वीकार किया कि यह दरवाज़ा तो बंद होने को ही था, चाहे इसका कारण रेणु हो या कोई और, चाहे मेरे द्वारा ठोक बजाकर लाई हुई बहू ही क्यों न हो। मेरे और शिरीष के बीच में यह दरवाज़ा अटल है। इसे खुद खोलने का हक बहुत पीछे छूट गया है। अब तो अकेले बैठकर प्रतीक्षा करनी है कि कब बच्चे अपने बंद दरवाज़ों को खोलकर माँ की ओर नज़र भर देखें। बस एक गहरी सांस के साथ मैंने सारे दरवाजे बंद किए और चित्रा की शादी का एल्बम लेकर अपने बिस्तर पर पड़ रही। मैं भी आज से प्रभा जीजी की तरह ख्यालों की, पत्रों फोटों की दुनिया में रहने की आदत डालूंगी। जीवन का यह आखिरी पड़ाव तो ऐसे ही काटना होता है। बच्चे जब अपने संगी साथियों में डूब जाएं, तब एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही बाकी रास्ता तय करना होता है। अपने को इतना अकेला, इतना असहाय मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। जब पिताजी के डूबते कारोबार का भार अपने कंधों पर लिया, तब भी नहीं। शिरीष की एडमिशन के लिए दौड़ धूप की, तब भी नहीं। चित्रा के लिए खोजबीन कर लड़का लाना पड़ा, तब भी मैं इतनी निरुपाय नहीं हुई थी। पर अब जब करने को कुछ नहीं रह गया है, तब एकाएक थक गई हूँ। यौवन के उद्दाम जोर में जिस हाथ को निर्ममता से झटक दिया था, उसे दोबारा पकड़ने में भी ग्लानि अनुभव हो रही है। सोचती हूँ शायद इसी दिन के लिए नारी सब कुछ सह लेती है, सब कुछ निभा जाती है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।